संस्कृताय में कौशल प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मॉडल पेपर है या 2019 का बोर्ड एग्जाम का पेपर है। आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को देखिए। इसी तरह के आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में पेपर होंगे। क्वेश्चन पूछने का तरीका इसी तरह होगा, इसलिए इस पेपर को आप लोग हो सके तो सॉल्व करने का प्रयास करें और इसी मॉडल पर आप लोग पेपर की तैयारी सुनिश्चित करें। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे कि यह जो आपका प्रश्न पत्र है, कुल 70 अंक का पूर्णांक का यह प्रश्न पत्र होगा। आपका 3 घंटे 15 मिनट का समय निर्धारित होता है। इसमें प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया होता है। ठीक है। इसमें जो आपका पहला प्रश्न आता है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में ससंदर्भ अनुवाद कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दो गद्यांश की पंक्तियां दी होती हैं और आपको इन दोनों में से एक का जो है हिंदी अनुवाद संदर्भ सहित आपको करना होता है। का वाला यहाँ पर देखिए और खा वाला आप लोग यहाँ देखेंगे। ये इस साइड में दिया हुआ है। अस्मिन समय एक षोडश वर्षीय देशो गौरव युवा हैन पर्वत श्रेणी उपरि उपरि गच्छति स्म। ठीक है, ये वाला। और क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका पूछा जाएगा कि निम्नलिखित पाठ में से किसी एक पाठ का सारांश आपको हिंदी में लिखना होता है। जैसे आपके ही सिलेबस से ये तीनों पाठ दिए गए हैं। लोकमान्य तिलकः संस्कृत भाषायाः गौरवम जीवनम निहितम वने। ठीक है। तीसरा प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित पद्यों में से किसी एक पद्य का हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है, जिसमें 2 नंबर संदर्भ के लिए और 5 नंबर आपको व्याख्या के लिए दी जाता है। ठीक है, यह आपका तीसरा क्वेश्चन होता है। इसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं, क और ख, जो आपको आता रहे उस तरह करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करनी होती है। 3 सूक्तियां दी होती हैं, इनमें से जो आपको सुलभ लगती है, जो आपको आती रहती है, उनमें से एक आप कर लेते हैं। मैं यहाँ पर मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, आप लोगों को केवल बता रहा हूँ कि किस तरह का पेपर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है। इस सूक्ति में 1 नंबर आप लोगों के संदर्भ के लिए दिया जाता है आप लोगों को, और 2 नंबर आपको उस सूक्ति की व्याख्या के लिए दिया जाता है। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 आता है, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना होता है। किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना होता है। संस्कृतार्थ लिखने के लिए आता है। हालांकि इसमें संदर्भ सहित संस्कृत में अर्थ नहीं लिखने के लिए कहता है, फिर भी यदि आप ऐसा लिख देते हैं तो और अच्छा होता है, एग्जामिनर के ऊपर और अच्छा प्रभाव पड़ता है आपका, यदि आप संस्कृत में जो है संदर्भ भी लिख देते हैं। हालांकि प्रश्न में नहीं पूछता है, ठीक है, फिर भी लिख देते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है। ठीक, यहाँ पे इसके लिए आपको 5 अंक दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां आप लोगों में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चित्रण हिंदी में लिखना होता है। यह आपके कथा नाटक कौमुदी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। जैसे इसमें दिया हुआ है, कारुणिको जीमूतवाहना पाठ के आधार पर शंखचूड़ का, धैर्य धना ही साधवा पाठ के आधार पर सुपारक का, और यौतुका पाप संचय पाठ के आधार पर रमानाथ का। तो इसी तरह हमें नहीं लगता कि अगर इन तीनों पाठ के सभी चरित्र का चित्रण आप अच्छे से, सभी चरित्रों के चित्रण को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा तो कहीं कोई दिक्कत होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों के कथा नाटक कौमुदी से ही रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ठीक है, जैसे इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको 2 करने होंगे, तो इसी तरह बोर्ड एग्जाम में 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 2 करने होंगे। ठीक है, यहाँ पे पूछा है, पुतली बाई स्वभावेन कीदृशी आसीत भोज प्रबंधनस्य प्रणेता का आसीत और सुमेधा कस्य तनया आसीत। ठीक है, आपके सिलेबस से ही प्रश्न है। अगला क्वेश्चन इसी में ख नंबर का आता है कि सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और आपको एक ऑप्शन सही पहचान कर रिक्त स्थान भरना होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 से व्याकरण शुरू होता है। यहाँ पर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। 4 वर्ण दिए हुए, इनमें से चारों में से जो आपको आता हो, किसी एक का कह रहा है तो किसी एक का आपको वर्णों का उच्चारण स्थान बताना रहेगा, ठीक है। इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन नंबर 9 रहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम भी बताना रहता है आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन दे देता है, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनकर बताइए कि इसमें कौन सी संधि है। एक पद दे देगा और उसमें पूछेगा कि कौन सी संधि है। इस तरह 2 प्रश्न संधि से बन जाते हैं। 10वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप लिखना होता है आप लोगों को। जैसे इसमें दिया हुआ है राजन, नदी और वारी शब्द, ठीक। इसमें जिस तरह निर्देश दिया हुआ है उसी तरह आपको उसका रूप लिखना होता है। इसमें भी 2 प्रश्न बनते हैं। दूसरा वैकल्पिक होता है, पूछ लेगा, कोई पद दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें कौन सी व्यक्ति और कौन सा वचन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11वां आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप लिखिए, ठीक। धातु से भी 2 प्रश्न पूछेगा। एक तो नियम निर्देश दे देगा कि इस लकार के, इस पुरुष के, इस वचन का रूप लिखिए इस धातु का, ठीक है। 3 ऑप्शन दिए रहेगा, एक आपको करना रहेगा और दूसरा क्वेश्चन ऑप्शनल रहेगा, वैकल्पिक रहेगा, पूछेगा कि आपको बताना है इसमें कौन सा लकार है, प्रस्तुत पद में कौन सा लकार है, ठीक है। लकार भी पूछ सकता है, वचन भी पूछ सकता है, पुरुष भी पूछ सकता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12वां आ जाता है कि निम्नलिखित समस्त पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखना होता है। और दूसरा क्वेश्चन इसी में से वैकल्पिक बन जाता है, विकल्प दे देता है कि निम्नलिखित पद में बताइए कि कौन सा समास है, समास पहचानना होता है। क्वेश्चन नंबर 13वां आ जाता है, निम्नलिखित रेखांकित पद में से किसी एक में विभक्ति निर्देशित करनी पड़ती है आप लोगों को। रेखांकित पद होते हैं जैसे नगरम परितः नदी अस्ति, यहाँ पे बताना है कि नगरम पद में कौन सी विभक्ति है, ठीक है, और किस कारण हुई है। 3 ऑप्शन दिए हैं, जो आपको आता रहेगा उस तरह करना पड़ता है, हालांकि तैयारी हम पूरी करते हैं। इसमें खा जो आया है वैकल्पिक पूछ लेता है, मतलब एक वैकल्पिक और एक नियम निर्देशित 2 तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं लगभग हर व्याकरणात्मक विषय से। इसमें भी वही हाल है, इसमें भी उसी तरह पूछा गया है कि निम्नलिखित रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, सही विकल्प चुनकर बताना है आपको। गंगायाम जलम वर्तते, इसमें कौन सी विभक्ति हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद में धातु एवं प्रत्यय आपको बताना होता है। दिया हुआ है और आपको इसमें बताना है कि गतम में कौन सी धातु एवं प्रत्यय है, कृत्वा में कौन सी धातु और प्रत्यय है और आसीना में कौन सी धातु और प्रत्यय है। ये आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे रफ में, जब भी आपको समय मिले वीडियो देखकर आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 इसी तरह पूछता है कि निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन आपको करना होता है। 2 नंबर का आता है, ये 2 करना रहता है, एक नंबर के 2 ठो रहते हैं, नहीं सॉरी, एक ही करना होता है, 3 ऑप्शन में दिया रहता है तो आपको एक करना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ लेता है कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। कुल आपके इसमें से 6 वाक्य दिए जाते हैं और 6 नंबर के 6 वाक्य दिए जाते हैं, 6 नंबर, यानी कि 6 के 6 आपको करने होते हैं। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया रहता है तो आपको अनुवाद भी आना चाहिए। इसका आपको अभ्यास कराया जाएगा, जितना ही आप अभ्यास करेंगे उतना ही अनुवाद आपका मजबूत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17वां आपके मॉडल पेपर के अंतर्गत बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों का निबंध लिखना होता है। कुल 5-6 मुख्य विषय होते हैं। यदि आप इनमें को तैयार कर लेते हैं तो निश्चित ही है कि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई ज़रूर इसमें से मिल जाता है आपके प्रश्न पत्र में। इसलिए यदि आप इन विषयों पर भी अच्छे से तैयार करके बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपके लिए बड़ा ही हितकारी होगा। क्वेश्चन नंबर 18वां आता है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना होता है। कुल 8 दिए होते हैं, 8 शब्द, और उनमें से 4 शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है संस्कृत में। ये भी आपके संभवतः
4 नंबर के होंगे। तो इस तरह आपका पूरा प्रश्न पत्र 70 नंबर का हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम का मॉडल पेपर संस्कृत में कैसे आता है। इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखेंगे, और बाकी तो हम हैं ही। यदि कोई दिक्कत होती है आपको तो आपके लिए हर तरीके से हम तैयार हैं, आपकी मदद के लिए। आशा करते हैं आज के द्वारा बताया गया कक्षा 10 यूपी बोर्ड संस्कृत का मॉडल पेपर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जो थोड़ा बहुत भी मन में शंकाएं होंगी वो दूर हो गई होंगी। इस तरह के प्रश्न पत्र आपके बनते हैं, और इसी तरह आपके होम एग्ज़ाम में भी इस बार का प्रश्न पत्र रहेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी अपनी जारी रखें। इसी के साथ यह क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम।